Hi everyone, welcome to Mission Board Exam 2021 and let's start with our last book of class 12th curriculum, that is Financial Statements of a Company. We'll start with the first chapter and this chapter is very easy. सबसे पहली चीज़ तो ये पूरी बुक ही बहुत easy है because it comes only for 20 marks. तो फर्स्ट इनिशियल चैप्टर्स जो हैं वो सारे 12 मार्क्स के आते हैं एंड वन चैप्टर दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट कम्स फॉर 8 मार्क्स. सो वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट कि किस तरीके से हम फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, कैसा फॉर्मेट यूज़ होता है एंड कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है. इस चैप्टर में बहुत ही छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 3 to 4 मार्कर्स आते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं. उसमें आपको सिर्फ एक हेडिंग और सब हेडिंग्स के बारे में बताना होता है, बट ये 3-4 मार्क्स करके ही आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इफ़ यू नो दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़ हम बैलेंस शीट बनाते हैं हर कंपनी की एवरी ईयर, येस और नो. तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस शीट और कंपनी का नाम जो भी है ये इसके ऊपर आ जाएगा. लेट्स से XYZ एक कंपनी है एंड बैलेंस शीट एज एट जो भी ईयर एंड में हम वी आर मेकिंग अ बैलेंस शीट. देन यहाँ पे सारी पर्टिकुलर्स आ जाएंगी. आई विल कम बैक हेयर अगेन. देन नोट नंबर, ऑब्वियसली हम जो पर्टिकुलर्स में लिख रहे हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स में भी इंफॉर्मेशन जाती है. बस यहाँ पे तो खाली अमाउंट आते हैं. मेन चीज़ तो वर्किंग नोट्स होते हैं, हमारे नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं जिसको हम वहाँ पे रफ वर्क में लिखने के बाद फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं. एंड थर्ड थिंग इज फिगर एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड. सो डोंट फॉरगेट दिस. ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सबसे पहले आप एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड लिखोगे, उसके बाद लिखोगे एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड. Why are we doing this? Because we are actually comparing our present things with the प्रीवियस थिंग्स. और आई वुड से कि यहाँ आज की जो चीज़ें हैं वो हम कंपेयर करें पीसी की चीज़ों से, ताकि हम स्टेप्स ले सकें, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि हाउ फार द कंपनी हैज़ गॉन एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी डन टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर कंपनी. ठीक है जी. तो ये तो रही 1 2 3 4. सबसे पहले पर्टिकुलर्स आएंगे, देन नोट नंबर, देन करंट ईयर के पीरियड के जो फिगर्स हैं, देन प्रीवियस ईयर के फिगर्स. ओके, नाउ अब ये एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या आता है अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज़ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़. ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में हमारा इक्विटी आ गया एंड लायबिलिटीज़ आ गया. तो इक्विटी में सबसे पहले वी हैव शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहली चीज़ आएगी शेयर कैपिटल. नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यू हैव ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जिसमें वी राइट फुली पेड अप एंड नॉट सो फुली पेड अप. एंड नॉट फुली पेड अप में वी सबट्रैक्ट कॉल्स इन एरियाज, है ना, एंड ऐड करते हैं उसमें हम फोरफिटेड शेयर्स को. अब आप पूछोगे कि मैम कॉल्स इन एडवांस कहाँ आते हैं? कॉल्स इन एडवांस यहाँ नहीं आता. कॉल्स इन एडवांस बेसिकली अदर करंट लायबिलिटीज़ में आता है. क्यों? क्योंकि इट्स अ लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी. तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ नहीं देते. कॉल्स इन एडवांस की इन्फॉर्मेशन हम करंट लाइबिलिटीज़ में एज अदर करंट लाइबिलिटीज़ में इन्फॉर्मेशन जाती है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस. यहाँ पे जितने भी रिजर्व्स है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स, जो भी हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो भी रिजर्व्स क्या होता है? एक अमाउंट जो है प्रॉफिट में से उठा के एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए रख देते हैं. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, बहुत सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट्सेट्रा, जितने भी रिजर्व्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है. नेक्स्ट वी हैव मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. शेयर वारंट्स की वजह से हमें कोई मनी रिसीव हुआ है, वो भी उसकी डिटेल्स, वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ आनी चाहिए. तो इस शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के लिए एक प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स बनता है. जस्ट रिमेंबर दैट थिंग. वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, कौन सी ऑथराइज है, कौन सी इशूड है, कौन सी सब्सक्राइब्ड है, कौन सी फुली पेड है, कौन सी नहीं है. उन सबको ऐड करके वो पूरा अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है. पूरा अमाउंट हमारा यहाँ पे लिखा जाता है, करंट ईयर का एंड प्रीवियस ईयर का यहाँ पे. और जो भी नोट नंबर है, लेट्स से 1 नोट नंबर है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे. क्लियर है? सो नेक्स्ट वी हैव
शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपको पता ही है कि कोई भी पेंडिंग अलॉटमेंट का शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है, वो भी हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब सबसे पहले याद रखना, नॉन करंट लाइबिलिटीज आएगी, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आएगी। एसेट साइड में भी ऐसे ही होता है, सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं, फिर करंट एसेट्स लिखते हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटी को लर्न करने का सिंपल सा मैंने एक शॉर्टकट बना दिया है, BPLL। 4 चीजें आती हैं इसमें। बोरोइंग्स कौन सी? ऑब्वियसली नॉन करंट है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। प्रोविजंस, ऑब्वियसली प्रोविजन नॉन करंट है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया। एंड यहाँ पे ये एल हो गया हमारा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, अगर आपको फिर से इनके बारे में डिटेल में समझना है तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा। गो एंड वॉच दोज वीडियोज फर्स्ट, देन कम हियर एंड वॉच दिस वीडियो। सो L deferred tax liability and L other non-current liabilities। तो deferred tax liability में क्या होता था, कोई भी हमारी अकाउंटिंग इनकम या बड़ी हो जाती थी अगर हम कंपेयर करते थे टैक्सेबल इनकम से। अब क्या होता है, हर साल कंपनी एक टैक्सेबल इनकम निकालती है कि कितना टैक्सेबल इनकम हो सकती है, बट एक्चुअली में जो अकाउंटिंग इनकम आती है लेट्स से बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी हो गई, तो वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के नाम पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। और अगर अकाउंटिंग इनकम कम हो गई तो इट मीन्स इट्स अ बेनिफिट फॉर अ कंपनी, एक तरीके का एसेट है। तो वो जो कम आया है अमाउंट, अगर कम आ रहा है अमाउंट, तो वो हमारा नॉन करंट एसेट्स में आ जाता है एज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट नेट। ठीक है जी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यहाँ आ जाता है, डेफर्ड टैक्स एसेट यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ पे अब आप बात करें हम बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब बोरोइंग्स में आ गया। प्रोविजंस भी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी बहुत सारे होते हैं कि प्रोविजन क्रिएट किया हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन नहीं आ रहा कोई भी चीज़, या कोई भी लोन बोरोइंग कोई भी ऑपरेटिंग साइकिल से बियॉन्ड में जा रही है, दोज बोरोइंग्स, दोज प्रोविजंस विल बी रिगार्डेड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। और जो प्रोविजंस, जो बोरोइंग्स विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आ रही है, दोज प्रोविजंस, दोज बोरोइंग्स विल बी रिगार्डेड एज करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में वी हैव लेट्स से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसी चीज़ें हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाती है। सो अब जो भी विद इन ऑपरेटिंग पीरियड है वो करंट लाइबिलिटीज है, बियॉन्ड ऑपरेटिंग पीरियड आ रहा है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन या बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग साइकिल इज द पीरियड व्हेन वी एक्चुअली एक्वायर अ रॉ मटेरियल एंड उसके बाद कितना टाइम लग रहा है उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में, एंड उसको बेच के पैसा लाने में। तो जो टाइम, लेट्स से जनवरी में मैंने एक रॉ मटेरियल खरीदा और उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके बेचने में दिसंबर का तक का टाइम लग गया पैसा मिलने में, तो ये वाला जो जनवरी से दिसंबर तक का टाइम है, दैट इज़ आवर ऑपरेटिंग साइकिल। दैट्स वाई उस ऑपरेटिंग साइकिल में अगर हमने जितने भी लोन्स, एडवांसेस, जितने भी बोरोइंग्स करे हैं, वो अगर विद इन है तो करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगे, अगर आउटसाइड है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगे। इसमें एक और पॉइंट है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हमारा बेसिकली एज्यूम करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है 12 मंथ से बियॉन्ड होता है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ्स दिया हुआ है और लेट्स से कोई बोरोइंग है 7 मंथ्स तक पे नहीं हुई है, तो वो बोरोइंग भी हमारे करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, नॉन करंट नहीं कहलाएगी, इवन इट्स इफ आर operating cycle is 6 months. Why? Because we assume that operating cycle is 12 months और जो भी 12 months से beyond payment हो रही है वो non current है, और within 12 months हो रही है तो current liability है। सेम if I come to current liabilities, यहाँ पे BPTL borrowings और provisions short term, ठीक है। we have other current liabilities, and T है trade payables, ठीक है। वेरी सिंपल, ये तो रही लाइबिलिटीज की बात। इफ आई टॉक अबाउट एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहली चीज नॉन करंट एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स है N फोल्ड, N से है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, F से है फिक्स्ड एसेट्स, O से अदर नॉन करंट एसेट्स, L से कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड D स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट। सो ये बन गया मेरा N फोल्ड।
अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको पता ही है, इसमें भी हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का इस्तेमाल होगा, जो भी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हमें पे हो रहा है दैट वुड बी हमारा करंट एसेट्स, एंड नहीं हो रहा तो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, एफ से फिक्स्ड एसेट्स, इसमें इंटेंजिबल टैंजिबल सारे एसेट्स आएंगे, ठीक है। ट्रेडमार्क्स हो गया, इंटेंजिबल में हमारा कॉपीराइट्स हो गया, टैंजिबल एसेट्स यू ऑलरेडी नो कि हमारे लैंड बिल्डिंग, ये सब चीज़ें हमारे फिक्स एसेट्स। अदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, डिफर्ड टैक्स एसेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमने किसी को दिए हुए हैं बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट वी हैव करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आई स्कॉट, याद कर लेना इसको, आई स्कॉट्स का क्या मतलब है? इन्वेंट्रीज, आई फॉर इन्वेंट्रीज, आई फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स, एंड टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेड रिसीवेबल्स। सो इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ें हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, अब इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि लूज टूल्स बताओ कौन सी सब हेडिंग और हेडिंग होगी। लूज टूल्स क्या है? हमारा इन्वेंट्री का पार्ट है, तो हमारी सब हेडिंग हो जाएगी इन्वेंट्रीज एंड मेन हेडिंग हो जाएगी करंट एसेट्स। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ट्रेड पेबल्स कहाँ पे आएगा, टेल मी द सब हेडिंग एंड मेन हेडिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने ये साइड में एक क्वेश्चन लिख दिया है, ये हमारा 2019 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं रब किया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सो सबसे पहले पूछा गया है कि प्रीपेड इंश्योरेंस की सब हेडिंग एंड हेडिंग बतानी है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस सबसे पहली चीज, इट्स एन एसेट, ठीक है। एसेट कौन सा है? हम लिखेंगे उसकी सब हेडिंग आ जाएगी करंट एसेट, अदर करंट एसेट, एंड हेडिंग आ जाएगी करंट एसेट्स। हेडिंग आ जाएगी current assets and other current assets. Then we have investments in debentures. अब investments in debentures मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मतलब इसकी हेडिंग तो क्लियर हो गई कि ये नॉन करंट एसेट है, ठीक है। अब इसकी सब हेडिंग क्या होगी? इसकी सब हेडिंग हो जाएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने बताया था ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में सबसे पहली चीज ये रहा, नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एन फोल्ड जो था ये एन वाला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मैंने बताया था सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस किया जाता था सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप, तो मतलब इसकी सब हेडिंग हो जाएगी मेरी शेयर कैपिटल, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट था। एंड मेन हेडिंग हो जाएगी शेयर होल्डर्स फंड, जो मेरी ये वाला शेयर होल्डर्स फंड था। लूज टूल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक इन्वेंट्री का पार्ट है, तो सब हेडिंग हो जाएगी इन्वेंट्री एंड मेन हेडिंग हो जाएगी करंट एसेट्स। कैपिटल रिजर्व, नाम से पता चल रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो सब हेडिंग होगी रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड मेन हो गया शेयर होल्डर्स फंड। तो बेसिकली ये जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है ये हमारे मेन हेडिंग्स है, और इसके अंदर के जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं दीज आर सब हेडिंग्स, ठीक है। ओके, मेरी अब नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब सब हेडिंग मेरी आ जाएगी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का पार्ट है ये मेरा, और फिक्स्ड एसेट कहाँ पे था? एन फोल्ड, एफ वाला एन फोल्ड फिक्स्ड एसेट, एंड मेरी मेन हेडिंग आ जाएगी नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट लास्ट वी हैव पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। सेम मेन हेडिंग आ जाएगी मेरे नॉन करंट एसेट्स, एंड इसमें आ जाएगा मेरा इंटेंजिबल एसेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको सब हेडिंग्स और हेडिंग्स के बारे में पूछा जाता है, एंड 3 to 4 मार्क्स का आता है पेपर में। बहुत सिंपल होता है, फ्री के मार्क्स हैं। अगर आपको अच्छे से ये पूरा फॉर्मेट याद है तो यू कुड ईजिली स्कोर full marks in this chapter at least. So that's all for this video. I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, and guys if you have any doubt regarding any topic please do let me know in the comment section. I would love to solve that. Thank you so much guys.